नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के बजट के बारे में। बिहार बजट 2025-26 जो कि बीते 3 मार्च को पेश किया गया। इसमें बिहार में होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। किस किस स्कीम को कितनी फंडिंग मिलने वाली है, कहां कहां पे बिहार अग्रणी रहा है अन्य राज्यों से, और कहां कहां पे हमने और भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, विकास करने की जरूरत है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मेंस में आपको यहां से कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको जनरली ये इन्फॉर्मेशन पता होनी भी चाहिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सारी अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे हमारे वीडियोस के। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स निश्चय बैच 7 का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आज है उसका आखिरी दिन। 5 मार्च को अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको लगाना होगा मेरा कोड AKS लाइव। इससे आपको मिल जाएगा सबसे कम अमाउंट में ये कोर्स पूरा मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 76400300। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूज का आर्टिकल क्या बोलता है। बिहार गवर्नमेंट टेबल्स बजट ऑफ 3.17 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2025-26। अभी जस्ट इकोनॉमिक सर्वे इससे पहले आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है पिछले साल का। हमने पिछले साल में कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितना ग्रोथ किया है, उसके बारे में। तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 लिखा था, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, बजट होता है अगले साल की है, फ्यूचर के लिए होता है। आने वाले जो एक साल है ये वाला जो कि स्टार्ट होगा अभी, तो उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, तो ये होता है फ्यूचरिस्टिक एक प्लान। तो ये आया है और कितना अमाउंट का आया है, 3.17 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाले आपके लिए। जो भी नंबर लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है कि भाई स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बोला है कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया गया है। चाहे SCs हों, STs हों, मोस्ट बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, OBCs होते हैं, सभी के लिए ये जो स्कीम आती है स्कॉलरशिप की, उसके लिए अमाउंट बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं। कब पेश किया गया था, ये पेश किया गया है 3 मार्च 2025 को। किसने पेश किया है, हमारे वित्त मंत्री, बिहार राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको पेश किया हुआ है। बजट के बारे में पहले एक बार देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन बिल्कुल नहीं है। आपको पता भी होगा ये बहुत ही पुराना स्टेटमेंट है कि भाई क्या ये मेंशन होता है ट्रू और फॉल्स की तरीके से। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा है कि ये बजट वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में यूज नहीं होता है। इसकी जगह पे एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे लिखा है आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 स्टेट के लिए होता है ये। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ऑफ बिहार स्टेट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार की जो राज्य विधानसभा होती है इसमें पेश किया गया है, और आर्टिकल 202 में इसका मेंशन भी मिलता है। यहां पर बजट वर्ड यूज नहीं होता है, यहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, इस नाम से इसको पेश किया जाता है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने इसको पेश भी किया है। वित्त मंत्री हैं ये, इस वजह से इन्होंने पेश किया है। और यहां पे आप 2 स्लोगन देख पा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो बजट डॉक्यूमेंट है उस बजट डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए, और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी जो हैं उनकी सोच न्याय के साथ विकास, इसके साथ में ये स्लोगन है, इसका यूज किया गया है बजट डॉक्यूमेंट में भी। और इसके साथ में बिहार ने अभी तक इंप्रूवमेंट किया है, कई क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट किया है और आगे भी करने वाला है। इस बजट डॉक्यूमेंट की एक सोच है, एक ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, एक्सपेंडिचर मतलब ये जो बजट डॉक्यूमेंट है 3.17 लाख करोड़ मैंने बोला हुआ था, तो मोटे मोटे तौर पर वो था, लेकिन यहां पर जो नंबर है वो है 3,16,895.02 करोड़। ये है टोटल एक्सपेंडिचर हमारे बजट में, इसका मेंशन किया गया है। एक होता है व्यय, एक होता है आपकी आय, ठीक है, प्राप्तियां कितनी होती है। तो व्यय हो गया ये वाला, और टोटल जो रिसीप्ट्स हैं वो कितना है, 3,17,094.63 करोड़। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछ लेते हैं।
ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स। अब यहां पर देखते हैं कि एग्जाम में डायरेक्टली दो चीजें और पूछते हैं, वो है रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू सरप्लस को बोलते हैं राजस्व अधिशेष। ये होता क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, कई सारे तरीके होते हैं जहां से राजस्व की प्राप्ति होती है किसी राज्य सरकार को, और वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का जो व्यय होता है, जहां पर सरकार की आय जहां से आ रही होती है और वो जो व्यय कर रहा होता है, इसका जो सब्ट्रैक्शन होता है, इसका जो एक आप इसको अगर माइनस कर देते हैं तब निकलता है आपका राजस्व अधिशेष या फिर रेवेन्यू सरप्लस। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 8,831.18 करोड़। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो ये हो जाता है 8,831.18 करोड़। नंबर आपके सामने लिखा है। रेवेन्यू रिसीप्ट की वैल्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने हो गया। अब अगर आप जीएसडीपी निकालते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य का जो घरेलू उत्पाद होता है, एक साल के अंदर किसी बिहार के राज्य की जो सीमा होती है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रही होती है, जिनका प्रोडक्शन हो रहा होता है, उससे उस पर अगर आप रेवेन्यू सरप्लस निकालते हैं, उसका प्रतिशत निकालते हैं रेवेन्यू सरप्लस का, तो वो कितना हो जाता है? बहुत ही कम है, 0.80%। राज्य सरकार की, हमारे बिहार राज्य सरकार की जो जीएसडीपी होती है, उसके आधार पर रेवेन्यू सरप्लस को यहां पर रखा गया है। ऊपर की तरफ में 8,831.18 रखते हैं, नीचे की तरफ में जीएसडीपी रखते हैं और उसके बाद में इसका प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही होगा। अगला आता है यहां पर फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज पूछ ली जाती है कि राजकोषीय घाटा प्रतिशत में कितना है और जो नंबर होगा करोड़ में वो कितना हो सकता है। तो राजकोषीय घाटा होता क्या है? कुल गैर टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर में से आप घटा देते हैं टोटल नॉन डेट रिसीप्ट को, कुल गैर ऋण व्यय ज्यादा होता है, उसके बाद में जो प्राप्ति होती है वो कम होती है। तो डेफिसिट का मतलब ही यही है, ठीक है। जितना आय हो रही होती है उससे ज्यादा जो होती है वो सरकार जो है वो लगा देती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो वो कितना है? 32,718.30 करोड़। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और ये कितना है? हमारे बिहार राज्य सरकार की जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका कितना प्रतिशत है? ये 2.98% है, जो कि अच्छा एक डेटा है, क्योंकि 3% से इसको कम रखा गया है और 3% से कम होना भी चाहिए। हर राज्य सरकार के लिए एक आइडियल कंडीशन ऐसी मानी जाती है कि 3% से कम अगर होता है आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, राजकोषीय घाटा, तो ये एक बिहार जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और वहां पर जो रिसीप्ट्स हो रही हैं वो इंप्रूव होती हैं। अगर रिसीप्ट इंप्रूव होती हैं तभी इसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। सो नाउडेज 32,718.30 करोड़। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 2.98%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी कुछ संख्या की बात। अब जरा जान लेते हैं कि याद कैसे इसको करना है या फिर आपको पता क्या होना चाहिए कंपैरिजन वाइज। तो पिछले साल में 2024-25 का जो बजट आया था उसमें वो कितना आया था? 2,78,725.72 करोड़ का आया था। और इस बार का जो बजट आ रहा है 2025-26 का, वो आ रहा है 3,16,895.02 करोड़ का। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा आपको याद रखना है। टोटल एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो ये वाला होने वाला है। कितना इंप्रूव हुआ है? ये इंप्रूव हुआ है 38,169.30 करोड़। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल जो इसमें वृद्धि हुई है, कुल जो वृद्धि हुई है वो 38,169.30 करोड़ की हुई है। इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहां पर इसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, बिहार के जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर एक डेटा आ रहा है कि बजट में कितनी वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कैसे निकालेंगे आप लोग? वृद्धि अगर लिखा हुआ है 13.69%, 13.69%, कैसे निकाला गया है? ये आपने रखा है 38,169.30 को ऊपर रखा है, नीचे रखेंगे हम लोग 2,78,725.72 करोड़ को, और इसको अगर आप निकालेंगे तो ये प्रतिशत आपका आ जाता है कितना वृद्धि हुई है, ठीक है। बेस ईयर पे आपको वृद्धि निकालनी होती है, तो वृद्धि कितनी हुई है? ये हमारी वृद्धि हुई है 13.69% की। कितना बजट में वृद्धि हुई है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा आता है जो कि बिहार के बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो है कि राज्य के विभिन्न जो जिले हैं वहां पर हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। किस किस जिले में है? एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछ लेते हैं कि किस जिले में है, और अगर आप इस जिले में हैं,
अगर आप इस जिले से बिलोंग कर रहे होते हैं तो जरा बताइए कि कहां पर ये बनने वाला है। पहला पॉइंट है, यहां पे आ रहा है कि पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। पूर्णिया जिला, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, ऐसा बताया है सदन में सम्राट चौधरी जी जो है हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने। उसके बाद में आते हैं, सेकंड पॉइंट है राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में पड़ता है, और रक्सौल। राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में पड़ रहा है, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। फ्यूचर में आप वहां भी हवाई अड्डे देख सकते हैं। अगला है छोटे हवाई अड्डे यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा में हवाई अड्डों के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत में, मुजफ्फरपुर भी इसमें इंक्लूड है, तहत विकसित किया जाएगा। अब यहां पर जो विकास किया जा रहा है वहां पर हो सकता है कि इतने बड़े जो प्लेन्स होते हैं वो ना आए, लेकिन वहां पर जो छोटे प्लेन्स होते हैं, कम सीट वाले जो प्लेन्स होते हैं, क्योंकि वहां पर लोग उतने ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं नहीं, तो उसी हिसाब से जो छोटे प्लेन्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। जो भी जिले मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, इन जिलों से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा कौन कौन से जिले आते हैं। पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर, इन जिलों में हवाई अड्डे बन सकते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर राज्य के जो बड़े अनुमंडल हैं उनमें अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ये भी बजट डॉक्यूमेंट में है और फ्यूचर में इस साल में इसका निर्माण जो है वो होने वाला है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किस जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, ऐसा बोला गया है हमारे बजट डॉक्यूमेंट में, इसके बारे में मेंशन है। तो बेगूसराय में ऐसा कैंसर अस्पताल जो है उसकी स्थापना की जाएगी। अगला आता है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ चीजें, साथ साथ राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, संचालित किए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर प्रमोशन दिया जा रहा है कि आप भी आएं, और जब भी बीमारियां बढ़ती हैं तो उसमें सरकारी सिस्टम जो होता है, मेडिकल सिस्टम जो होता है, उस पर काफी ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात करी गई है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर तो है ही, साथ में पीपीपी का भी, ठीक है, जो हमारी निजी जन भागीदारी जो होती है राज्य में, निजी जन भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसके आधार पर भी नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाने वाले हैं। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों में इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब जो नगर चिकित्सा सुविधा यहां पर लिखा हुआ है वो हो सकती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जैसे झोपड़पट्टी वाले हैं, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब वो बड़े बड़े अस्पताल में जा नहीं सकते हैं, एम्स की तरफ वो मुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भी होती है, और प्राइवेट अस्पताल में तो जा ही नहीं सकते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो उनके लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो भी वहाँ पर खोले जाने वाले हैं, और इन वंचित वर्गों के लिए और जो स्लम क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं इन्हें उससे फायदा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य वाला पार्ट यहां पर होता है। अब आते हैं कृषि के ऊपर। कृषि के लिए क्या पॉइंट है, राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए, जो मॉडर्नाइजेशन करना है, इसके लिए भी 1289 करोड़ की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जाने वाला है। तो कितना अमाउंट दिया जाएगा इसके लिए, 1289 करोड़ की लागत लगने वाली है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, नेफेड इत्यादि के समन्वय से अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का एमएसपी जो है वो तय करने का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। उसके बाद में उसको खरीदा भी जाएगा, ठीक है। एनसीसीएफ नाम क्या है इसका, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने सभी ने सुना होगा कि सुधा एक कोऑपरेटिव है, तो सुधा कोऑपरेटिव के तर्ज पर ही संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा, मतलब वेजिटेबल्स के लिए, ये है वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए तरकारी सुधा आउटलेट भी खोला जाने वाला है। कहां पर, राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोले जाएंगे फॉर द वेजिटेबल्स।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए देखिए पहला पॉइंट है महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो हमारी महिलाएं हैं जो कि पुलिस में रहती हैं उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के प्रत्येक पंचायत में, हर पंचायत क्षेत्र की बात की जाएगी, प्रत्येक पंचायत में, राज्य में 38 जिले हैं, 38 जिले में कई सारे प्रखंड होते हैं, उसमें ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक्स में पंचायत वाला जितना भी सिस्टम होता है वो हर पंचायत की बात की जा रही है। वहां पर गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। जैसे एक कम्युनिटी सेंटर होता है, उस कम्युनिटी सेंटर में शादी जो होती है वो करवाई जाने वाली है। इससे क्या होता है, जो हमारी कन्याएं होती हैं उनके परिवारीजन पर उतना लोड नहीं पड़ता है कि भाई शादी के लिए व्यवस्था करनी है, एक जगह ढूंढनी होती है। तो उस तरीके से क्या होगा, एक परिवार पर लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एक प्लेस डिसाइडेड रहेगा और उस जगह पे सबकी कन्याओं की शादियां हो पाएंगी, विवाह हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य की महिलाओं के लिए। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। पिंक बस का मतलब सिर्फ बस चलाना नहीं है, और भी पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं देखिए, जिसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर वो सारे महिलाएं ही होने वाली। जो चालक रहेंगी बस की वो भी महिला रहने वाली है, जो कंडक्टर टिकट कलेक्शन के लिए रहेंगी वो भी महिला रहने वाली हैं, और जो सवारियां रहेंगी स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन ये स्टार्ट की जाने वाली है पिंक बस। नेक्स्ट पॉइंट है महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। अगर महिलाएं हैं और महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती हैं, तो अगर वो चाहती हैं ई रिक्शा के लिए या फिर अगर वो चालन कुछ व्हीकल्स उन्हें रन करने हैं, चलाने हैं, तो उसके लिए भी उन्हें फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। परिचालन हेतु खरीदने के लिए, वो जो व्हीकल होता है उसको खरीदने के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण, व्हीकल्स को चलाने के लिए अगर प्रशिक्षण देना है तो उसकी भी स्थापना की जाने वाली है, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। अगला पॉइंट आता है यहां पर पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी एवं अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन्स में महिलाओं के लिए स्थल को करणांकित किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा बाजार में कोई बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो उनके लिए एक सेक्शन एक अलग होना चाहिए कि महिलाओं की जो दुकानें हैं, महिलाओं के द्वारा रन की जाने वाली दुकानें होने वाली हैं, उनके लिए अलग स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में ये बिल्कुल इक्वल जो कंपटीशन होता है वो मिलेगा महिलाओं को भी, और पटना में इसको स्थापना की जाएगी महिला हाट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील्स वे पटना में शुरुआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं ही होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाने वाली है। सभी शहरों में, राज्य के सारे शहरों में प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाने वाला है। अब आपने देखा होगा कि बस स्टैंड्स पर क्या होता है कि बहुत ही मिसमैनेजमेंट की स्थिति हमें देखने को मिलती है। शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, लेकिन मिसमैनेजमेंट कुछ ही दिनों में हमें देखने में मिल जाता है। तो वो जो मिसमैनेजमेंट होगा, अब ऐसा प्रयास किया जाएगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि बिल्कुल अचानक से सब चीज़ें सही हो जाने वाली हैं, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली वो चीज़ इंप्रूव होने वाली है। जो भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, अगर कैमराज लगने हैं तो कैमराज भी लगेंगे, अगर वहाँ पर टीवी सिस्टम्स जो होते हैं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी बस कहाँ पे कितने समय पे आने वाली है, किस नंबर वाले जो स्टॉप है वहाँ पे आने वाली है, एवरीथिंग विल बी यहाँ पर अच्छे तरीके से होने वाला है, विकास उसका होने वाला है। अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ें मैं अभी कवर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो हैं वो लास्ट ये बजट है इस सरकार का। लास्ट बजट मतलब ये चुनाव का साल है, चुनावी साल है, ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में जो यहाँ पर दिया गया है बिहार की जनता के लिए, देखते हैं कि इन सब चीज़ों से बिहार की जनता किस तरीके से लेती है चुनाव में इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान। वार्षिक स्कीम, जितनी भी स्कीम्स होती हैं सरकार की तरफ से जो चलाई जाती हैं, उनका जो बजट अनुमान है वो 1,16,750 करोड़ रुपए है इस जो बजट में आने वाले हैं, आगे आने वाले साल में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना था? 1 लाख था। तो अभी कितना बढ़ गया है ये, अगर आप देखेंगे तो 16,750 जो है वो एक साल में पिछले साल से बढ़ चुका है, जो कि हमारी स्कीम्स होती हैं, वार्षिक स्कीम का जो बजट होता है वो। इसके अलावा कई सारी पॉलिसीज भी लॉन्च की जाने वाली हैं, जो इसके बारे में मेंशन किया गया है बजट डॉक्यूमेंट में। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? पहला देखेंगे आप लोग, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025। इसका
भी स्टार्टिंग जो है वो होने वाली है। सी सारी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि 25 जो है वो एक ऐसा इलेक्शन ईयर ही है, और इलेक्शन ईयर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्टार्ट की जाती हैं, आप सभी को पता होगा। वैसे ही यहां पर भी इसको स्टार्ट किया गया। पहली है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, सेकंड आती है बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी 2025, जैव ईंधन वाली। तीसरी आती है बिहार फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025। उसके बाद में आते हैं बिहार फार्मास्यूटिकल्स, जो औषधियां होती हैं उसके लिए फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन पॉलिसी 2025। उसके बाद में आती है हमारी लास्ट बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी 2025। इन सभी के बारे में मेंशन किया गया है हमारे बजट डॉक्यूमेंट में, और इसके बारे में डेफिनेटली आपको मैं आगे भी बताता रहूंगा। और क्या है, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पे की जाने वाली है? गुड़ जैगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाने वाली है पूसा समस्तीपुर में। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूसा समस्तीपुर में की जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, देश के चयनित स्थानों जैसे कि हैदराबाद है, बेंगलोर, बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली एनसीआर में, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयंबटूर, चेन्नई, जिन जगहों पर बिहार से लोग जाते हैं, बिहार से लोग माइग्रेट करके जाते हैं, वहां पर अर्निंग करने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, वहां पर क्या किया जाएगा? माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो इससे होगा क्या? इससे यह पता चलेगा कि बिहार के कौन से लोग किस शहर में गए हुए हैं, अगर वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो। माइग्रेशन काउंसलिंग एंड कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल पाएगा। बिहार से जाने वाले जो कि अपना घर छोड़ के जाते हैं किसी अन्य शहर में कमाने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वर्ग 1 से 10 तक, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों की जो छात्रवृत्ति दर है उसको दोगुना किया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। 1 से 10 के सामान्य श्रेणी के छात्रों अल्पसंख्यक सहित की जो छात्रवृत्ति दर है, जो इनका एक छात्रवृत्ति मिलती है इनको बच्चों को, वो डबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज, ये तो मैंने आपको बता भी दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने वाली है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है इन द हेल्थ सेक्टर वो भी बढ़ने वाला है, पीपीपी भी होने वाला है और प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग से होगा। नेक्स्ट पॉइंट और क्या आ रहा है? कई सारे पॉइंट्स हैं यहां पर इस बजट में। अगला पॉइंट है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड हैज बीन अनाउंस्ड। बिहार में एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, पर्यावरण की जो स्थिति है उसको इंप्रूव करने के लिए यहां पर ग्रीन डेवलपमेंट फंड हैज बीन अनाउंस्ड विद इनिशियल सीड फंडिंग। बिहार की जो राज्य सरकार है उसने ही 25 करोड़ रुपए की जो राशि होती है उसको एलोकेट किया है शुरुआत में सीड फंडिंग के लिए। किसके लिए, किस पर्पस के लिए? क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए, क्लाइमेट अडेप्टेशन, जलवायु अनुकूलन के लिए, और कार्बन न्यूट्रलिटी, जो कार्बन तटस्थता होती है उसको अचीव करने के लिए। तो शुरुआती जो सीड फंडिंग है वो 25 करोड़ की प्रोवाइड करी गई है बिहार सरकार की तरफ से। ग्रीन जो डेवलपमेंट फंड है इसको स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा बिहार स्वच्छ वायु परिवर्तन योजना। बिहार स्वच्छ वायु मतलब 100 करोड़ की जो राशि है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, इसके लिए दिया गया है। बिहार स्वच्छ वायु परिवर्तन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम जानते हैं कि बिहार में जो डिजास्टर की स्थिति होती है, आपदाओं की स्थिति होती है, वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि लास्ट सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बहुत बाढ़ की स्थिति बनी थी, और जब भी ऐसा आने वाला होता है तो उसमें अब इस बार क्या किया गया है बजट डॉक्यूमेंट में, देखते हैं क्या है। अंडर मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2 जगहों पे स्टार्ट किया जाने वाला है। वो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि कहां पर ऐसा प्रावधान किया जाने वाला है, जो कि बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन था। तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में और भागलपुर जिले में एक रडार लगाया जाएगा, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क वहां पे लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्टेट हैज अचीव्ड द गोल ऑफ रीचिंग पटना। तो अभी मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे वाला, तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि बिहार ने अचीव कर लिया है कि बिहार के जितने भी जिले हैं उन जिलों से बिहार की जो राजधानी है पटना में 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इस चीज को अब और भी कम करना है, 5 से अब इसको 4 करना है 2027 तक। ठीक है, तो 2027 तक इसको 4 घंटे हमें अचीव करना है। राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2027 तक इस समय को 4 घंटे करना है।
तो 4 घंटे करने के लिए क्या करना होगा, बिहार के जो 38 जिले हैं वहां से जितने भी जिला मुख्यालय होते हैं उनके वहां से 4 लेन की जो सड़क है वो पटना तक आएगी, सारे जिलों से। ठीक है, 4 लेन की जो सड़क है सभी जिला मुख्यालय से, सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां से आने वाली है पटना तक। तो रोड डेवलपमेंट भी किया जाने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, मतलब जो शिक्षा का एक क्षेत्र है उसमें 60,954 करोड़। साथ में हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य का जो एक विभाग होता है उसके लिए 20,335 करोड़। रूरल डेवलपमेंट, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट के लिए 16,193 करोड़। एनर्जी सेक्टर के लिए, ऊर्जा के लिए 13,483 करोड़। 7 निश्चय, जो 7 निश्चय 2 है उसके लिए 5,972 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1,000 करोड़। और जो मैंने इससे पहले बताया वेलफेयर ऑफ SC ST OBCs और साथ साथ जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए 13,368.47 करोड़। तो ये फंडिंग है जो कि जारी की जाएगी, 1 साल के लिए रहता है ये वाला, और इन सेक्टर्स में इतने इतने अमाउंट जारी किया जाने वाला है सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसकी तरफ से। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला। चलिए, ये होगी बजट डॉक्यूमेंट की बात। मेजर जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जरा आप ये बता दें आप लोग कि अगर आपको पता है तो बताइए जरूर, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द मशरूम एंड हनी प्रोडक्शन, शहद के उत्पादन के लिए, एज स्टेटेड बाय बिहार फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट 25-26 स्पीच। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा बजट 25-26 के भाषण में बताए अनुसार मशरूम और शहद उत्पादन में बिहार की स्थिति क्रमशः क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शुरुआत से अंत तक, उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको, आप हमारे फाउंडेशन बैच का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं, बिहार PCS का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं 71st BPSC के लिए, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशन निश्चय बैच 7 में। 5 मार्च यानी कि आज ये एंड होने वाला है इसमें एडमिशन। मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं AKS Live तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स, और साथ साथ आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 76400300 नंबर पर कॉल करके। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी इस कोर्स में। इसके अलावा अगर आप, मेरी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर BPSC स्टडी IQ चैनल पर ही, आप नक्शाबाजी सर्च करेंगे तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैपिंग की कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके इनको देख सकते हैं। मैपिंग को अगर इंप्रूव करना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम की बात की जाए, तो मैपिंग वाला पार्ट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। जाके देखें और अपनी जो मैपिंग वाली प्रैक्टिस होती है उसको करें। साथ साथ अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं PDF मेरे इस वीडियो का, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। QR कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है मेरा ये वाला, और ईमेल ID है abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर studiiq.com है, gmail.com नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेफिनेटली बिहार की खबर में ऐसे ही आप सभी के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।